नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी के अंदर रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले बात करें रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू, ये संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट बात करें, रक्त की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। जो हमारा ब्लड होता है, ये कहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये भ्रूणीय मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो जो ब्लड होता है, इसका जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। 7.4 इसका पीएच मान होता है। और रक्त हमारा क्षारीय होता है, बेसिक होता है। जब भी पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो ये क्षारीय हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है। तो इसमें लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। बात करते हैं पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो लगभग 1 लीटर कम होती है। आधा से 1 लीटर महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है। रुधिर के क्या कार्य होते हैं। ब्लड हमारे शरीर में क्या करता है। तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और साथ में ताप नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोलिंग का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का जो तरल भाग होता है उसको क्या कहा जाता है। लिक्विड पार्ट को, तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा रक्त में कितना होता है, 55% होता है। अगली बात करते हैं प्लाज्मा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो देखिए, प्लाज्मा क्या होता है, इसको आप लोग समझ लिए। यह एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय द्रव होता है। इसका कलर अगर आपसे पूछा जाए तो यह हल्का पीले रंग का होता है। यह संपूर्ण रुधिर का 55% भाग कवर करता है। मतलब इसमें 55% भाग ब्लड में प्लाज्मा का होता है। इसमें 90% तो जल होता है और शेष 10% में हमारे प्रोटीन, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन कौन कौन से। तो देखिए, हमारे प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ये 3 प्रोटीन होते हैं, जिसमें से एल्बुमिन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और फाइब्रोनोजिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें, रक्त के तरल भाग में क्या पाया जाता है। तो जो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा में पाया जाता है, तो उसके अंदर पाया जाता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं इसके तरल भाग में पाया जाता है। बात करते हैं रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रुधिर कणिकाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहला हमारा होता है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हम आरबीसी या रेड ब्लड सेल कहते हैं। दूसरा होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरी होती है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट हमारा तीसरा होता है। तो ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। बात करते हैं अब लाल रुधिर कणिकाओं की, रेड ब्लड सेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो देखिए, जो रेड ब्लड सेल हैं, ये क्या करती हैं, ये रुधिर कणिकाओं का 90% भाग होती है। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होता है, तो आरबीसी ही पाया जाता है ब्लड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में। इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका जो केमिकल रासायनिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट होता है। सामान्य पुरुषों में इनकी संख्या 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर। स्त्रियों में इसकी संख्या कुछ कम होती है। यह केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, केवल कशेरुकी प्राणी। इसका जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक होता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन नाम से एक प्रोटीन रंजक होता है, जिसके कारण इनका रंग लाल हो जाता है। किसका कारण लाल हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल हो जाता है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ग्लोबिन 96% और रंजक हीम 4% से बना होता है। तो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इसके अंदर ग्लोबिन तो 96% होता है और रंजक प्रोटीन, मतलब जो कलर देने वाला प्रोटीन है जिसका नाम है हीम, ये 4% से बना होता है। रंजक हीम के केंद्रक में लोहा पाया जाता है, आयरन का परमाणु पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने व मुक्त करने की क्षमता होती है। इस पर जो है ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। इसके अलावा बात करें, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो ऑक्सीजन को ले जाने फेफड़ों से कोशिकाओं तक व कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक को वापस लाने का काम करता है। बेसिकली ये जो हीमोग्लोबिन होता है, यही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो आरबीसी होता है, ये लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ पर इसका जन्म होता है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की प्रकृति हमारी कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये बेसिक नेचर में होता है। चलिए, अब हम लोग जो है आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जो लाल रुधिर कणिकाओं से संबंधित सही तथ्य है, तो ये स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं के जीवद्रव में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है। तो देखिए, जो आरबीसी होता है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है स्तनधारियों के अंदर। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। स्तनधारी प्राणियों में ऊंट, कैमल ही ऐसा प्राणी है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप एक नाम याद करना चाहते हैं तो आप लामा का नाम याद रख सकते हैं। ऊंट और लामा, ये 2 इस प्रकार के जीव होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह Fe विद्यमान रहता है। तो देखिए,
जो आयरन पाया जाता है वो मायोग्लोबिन, जो क्या होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो ऊतकों से जाकर ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित कर देता है। तो लोहा हमारा जो पाया जाता है मायोग्लोबिन में पाया जाता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो जो केचुआ होता है, केचुए में जो है केचुए के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, जबकि मानव में हीमोग्लोबिन नामक तत्व तो लाल रुधिर कणिकाओं में घुला रहता है, आरबीसी में घुला रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो जो तिलचट्टा होता है जिसको हम लोग कॉकरोच कहते हैं, तो इसके रक्त का रंग सफ़ेद होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है, इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त में ग्लूकोकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन किस टेस्ट के लिए किया जाता है? तो ये मधुमेह के लिए किया जाता है, डायबिटीज़ के लिए। चलिए बेटा, अगला पॉइंट हम लोग अब देखते हैं इसमें आगे। देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर पूछा गया है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को किस में नापा जाता है? तो देखिए, हम जो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नापते हैं वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में रक्त में हम ग्लूकोज की मात्रा को नापते हैं। रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर हमारा 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संबंध को कौन दर्शाता है? तो जो हमारा इरिवर्सिबल रिलेशन है वो हीमोग्लोबिन के साथ दर्शाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करता है। तो ये एक एंटी एजेंट का काम करता है ब्लड के अंदर। लाल रुधिर कणिकाओं की कब्रगाह किसे कहा जाता है? मतलब आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो आपको पता होगा कि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा, जिसको हम लोग तिल्ली कहते हैं या स्प्लीन कहते हैं, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आरबीसी का जीवनकाल 4 से 5 माह का होता है। इसके उपरांत इनका विनाश प्लीहा में हो जाता है। अन्य कारणों में प्लीहा का बढ़ जाना भी इसका एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं, थैलेसीमिया रोग में शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता खो देता है? जो थैलेसीमिया रोग होता है इसमें शरीर हमारा हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता को खो देता है। अब हम लोग हमारा दूसरा टॉपिक जो है, जो कि WBC है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे यहाँ पे। देखिए, जो WBC होता है इसका रासायनिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है और इसकी आकृति हो जाती है अनियमित, इरेगुलर या अमीबा के समान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। वहाँ पर हमने देखा था आरबीसी में कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, यहाँ पर केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसकी संख्या होती है 5 से 9,000 तक। कितनी संख्या पाई जाती है इसकी? 5 से 9,000। कुछ श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण मौजूद होते हैं जिनको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो कुछ WBC हमारी ऐसे होते हैं जिनमें कण पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। इनमें कौन कौन आती हैं? जैसे न्यूट्रोफिल जो सर्वाधिक संख्या में होती है, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीनों में कण पाए जाते हैं। और इसमें से न्यूट्रोफिल जो होती है इसकी संख्या सर्वाधिक होती है। इसके अलावा कुछ श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण नहीं पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स आकार में सबसे बड़ी WBC होती है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इनमें कण नहीं पाए जाते हैं और इनका व्यास होता है 0.007 मिलीलीटर। कितना इनका व्यास होता है? 0.007 मिलीलीटर। चलिए, इसके बाद हम लोग जो है आगे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो जो अस्थि मज्जा, प्लीहा, लसिका ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि है, इसके अंदर हमारे लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में और थाइमस ग्रंथि। कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट्स रक्त के संचालन में मदद करते हैं। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, WBC होती हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। लिम्फोसाइट्स, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। WBC का निर्माण व RBC का विनाश किस अंग में होता है? तो देखिए, WBC का निर्माण बात हो या RBC के विनाश की बात हो, तो ये दोनों प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त में WBC की आवश्यकता से अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता है? तो अगर हमारे शरीर में WBC बढ़ जाए तो हमको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर डिसीज देखने के लिए मिल सकती है। कौन हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे अपना इसके अंदर कणिकाओं के अंदर तीसरा हमारा लास्ट टॉपिक है रुधिर प्लेटलेट्स। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। यह केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती है, केवल ये मैमल्स में पाई जाती है। इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इसके अलावा बात की जाए, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म रंगहीन, केंद्रकहीन, गोलाकार टिकिए के समान होती है। मतलब ये गोल गोल आकृति में होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक सिर्फ WBC में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य कटे हुए अंग पर रक्त का बहाव को रोकना है, अर्थात ये रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक होती हैं। अब हम लोग समझते हैं रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं।
तो देखिए किसी कटे हुए भाग से रुधिर का बाहर निकलना व कुछ ही मिनटों में एक जेली के रूप में जम जाना रुधिर स्कंदन कहते हैं। तो ब्लड का कुछ समय के बाद बहना, उसका रुक जाना, यही ब्लड क्लोटिंग कहलाता है, रक्त का थक्का जमना। अब देखते हैं, समझते हैं रुधिर का थक्का बनने के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधि, कैसे ब्लड क्लोटिंग होती है। तो सबसे पहले समझिए थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करता है और साथ में कैल्शियम आयरन से रिएक्शन करके थ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन बनाता है। फिर थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन प्रोटीन से रिएक्शन करके फाइब्रिन बनाता है और ये फाइब्रिन रक्त रुधिराणु से क्रिया करके रक्त का थक्का बनाते हैं। इसके बाद चलिए इसमें आगे देखते हैं। रुधिर में प्राय एक प्रति स्कंदन होता है, यह क्या कहलाता है। तो देखिए जो हिपेरिन होता है इसको हम लोग एंटी क्लोटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ये रक्त में रुधिर के स्कंदन को रोकता है हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, रुधिर वाहिका से निकाले गए रक्त को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं, ऑक्सलेट। जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसमें रक्त को जमने से बचाने के लिए ऑक्सलेट मिलाते हैं। सामान्यतः जो ऑक्सलेट प्रयोग किए जाते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के ऑक्सलेट इस्तेमाल किए जाते हैं, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्सलेट। नेक्स्ट बात करते हैं, रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ निकलता है, यह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है सीरम। रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ निकलता है तो ये हमारा सीरम कहलाता है। क्या सीरम का थक्का बनता है, नहीं, क्योंकि सीरम में फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसमें रक्त थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि सभी मनुष्यों में रुधिर समान होकर भिन्न भिन्न होता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, इन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया कि सब लोगों में रुधिर वर्ग अलग अलग होते हैं, सब में रुधिर समान नहीं होते। रुधिर वर्ग की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कब की, 1900 में की। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने कहा ABO रुधिर वर्ग मनुष्य के एक आनुवांशिक लक्षण है। तो ये कहा था ABO रुधिर वर्ग एक मनुष्य का आनुवांशिक लक्षण है, बर्नस्टीन ने। किसने कहा, बर्नस्टीन ने कहा। नेक्स्ट अगला, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, AB, AB और O, और इसकी खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पे समझिए, जनक माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन। माता पिता को रुधिर वर्ग और संतानों में रुधिर वर्ग संभव या असंभव क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो देखिए, अगर माता पिता के रुधिर वर्ग O हैं तो संतान जो होगी उसका जो है ब्लड ग्रुप O होगा। और क्या नहीं हो सकता, AB और AB नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का A है या A है तो OA संभव है, BAB संभव नहीं है। इसी प्रकार OB BB से OB संभव है, AB संभव नहीं है। AB से OAB संभव है और असंभव इसमें कुछ भी नहीं है। OAB से AB संभव है, OAB नहीं संभव है। AB BAB और AB से AB संभव है और O संभव नहीं। तो ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को इसको बस देख लेना है, ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलिए हम आगे देखते हैं जो है। देखिए, विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसमें कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा। तो देखिए, जो गोद लिया गया पुत्र है इसका रक्त होगा O पॉजिटिव। क्या होगा, O पॉजिटिव। तो इसको आपको याद कर लेना है। यदि अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें कहा गया है यदि पिता का रक्त वर्ग A व माता का रक्त वर्ग O हो तो उत्पन्न पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा। तो ये O अथवा A होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, किसकी भिन्नता के कारण मानव में भिन्न भिन्न रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। तो ये लाल रुधिर कणिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो इसको एंटीजन कहा जाता है, या हम प्रतिजन भी इसको बोलते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन। एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करते हैं। एंटीजन हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो एंटीजन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, क्या कहलाती है। तो ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहलाती है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है WBC में संश्लेषित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, तो ये भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग। देखिए, अगर क्या है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप जो है A है तो इसके अंदर एंटीजन A होगा, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी हमारे अंदर B होगी। अगर ब्लड ग्रुप हमारा B है तो इसके अंदर एंटीजन B होगा और एंटीबॉडी A होगी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन A और B दोनों होगा लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी। और अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो यहाँ पे एंटीजन अनुपस्थित होगा और एंटीबॉडी A और B दोनों पाई जाती हैं। तो यहाँ तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में रक्त का आधान या ट्रांसफ्यूजन से क्या तात्पर्य है।
तो एंटीजन एवं एंटीबॉडी का ऐसा मिश्रण जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके, इसी को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त आदान कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी का ऐसा मिश्रण जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके, तो इसको हम लोग रक्त आदान कहते हैं। रक्त अभिश्लेषण ब्लड एगुलिटेशन से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं एक दूसरे से चिपक जाते हैं जिससे रक्त वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो हमारी ब्लड की जो वेंस वगैरह होती हैं या आर्टरी होती है, इसके अंदर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है। किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह की उपस्थिति है। रक्तदाता का समूह, प्राप्तकर्ता का समूह। अगर रक्तदाता का समूह ए है तो ए वाला इसको ले सकता है, बी वाला नहीं ले सकता है, ए बी वाला भी ले सकता है ब्लड, ओ वाला नहीं ले सकता। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो ए वाला इससे ब्लड नहीं ले सकता, बी ब्लड ग्रुप वाला ले सकता है, ए बी वाला भी ले सकता है और ओ वाला नहीं ले सकता। ए बी है तो इसमें क्या होगा, ना तो ए वाला लेगा, ना बी वाला लेगा, ना ही ओ वाला लेगा, सिर्फ ए बी वाला ही इससे ब्लड ले सकता है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इससे जो है सभी को ब्लड दिया जा सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए क्वेश्चन। सर्वदाता रुधिर वर्ग को किस वर्ग को कहते हैं? तो जो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ब्लड ग्रुप, ओ रुधिर वर्ग को कहा जाता है। अर्थात ये सबको ब्लड दे सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है और इसका आदान किसी भी प्राप्तकर्ता में किया जा सकता है, इसको किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर के संबंध में सही तथ्य क्या है? रक्त वर्ग जो ओ होता है सर्वदाता कहलाता है। सही बात है ये, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ये भी तथ्य सत्य है। अतः इसका रुधिर वर्ग सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। इस वर्ग में प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर वर्ग इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इसके दूसरे रक्त वर्ग का रक्त इसको नहीं चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वग्राही किस रुधिर वर्ग को कहते हैं? तो ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, रिसिप्टेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इसी वर्ग के प्राप्तकर्ता के शरीर में किसी भी प्रकार के रक्त का आदान किया जाता है, किसी भी वर्ग के रक्त का आदान, मतलब ये सबसे ब्लड हमारा ले सकता है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह में संबंध में कौन सा सही तथ्य है? ए बी रक्त समूह को लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है ये। इसमें एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं, इसमें एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं, ये भी तथ्य सही है। इसमें दोनों एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अतः ए बी रक्त वाले व्यक्तियों को किसी का भी रक्त वर्ग चढ़ाया जा सकता है। और इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी रक्त आदाता क्यों कहा जाता है? तो जो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी रक्त आदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। तो ये हमने पीछे देख लिया था किसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं तो उसे रक्तदान कर सकते हैं। तो देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसको सड़क दुर्घटना में वो घायल हो जाता है तो उसे रक्तदान कर सकते हैं। उसको पत्नी कर सकती है ओ ब्लड ग्रुप वाली, पुत्र कर सकता है ए वाला, और पुत्री अगर ओ ब्लड ग्रुप की है तो वो भी उसको रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, समय भाव के कारण उसे तत्काल रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसे कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो उसे ओ निगेटिव दिया जा सकता है, क्योंकि ये किसी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव समूह में रक्त में न तो कोई एंटीजन उपस्थित होता है न ही कोई RH फैक्टर। अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी भी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? O और RH निगेटिव को दिया जा सकता है। RH फैक्टर की खोज किसने की? लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में की। उन्होंने रिसर्च बंदर में इस तत्व का सबसे पहले पता लगाया था 1940 में। RH फैक्टर क्या है? एक प्रकार का एंटीजन होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का एंटीजन होता है। RH फैक्टर से संबंधित सही तत्व, जिस व्यक्ति में RH फैक्टर तत्व पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, जिन व्यक्ति में RH फैक्टर तत्व नहीं पाया जाता उन्हें RH निगेटिव कहते हैं। इसके अलावा RH पॉजिटिव का रक्त व RH निगेटिव का ही रक्त दिया जा सकता है। यदि RH पॉजिटिव का रक्त वर्ग RH निगेटिव वाले रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जब दूसरी बार इस प्रकार के रक्तदान किया जाता है तो रक्त अभिलेषण के कारण RH निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की कितने प्रकार का होता है? तो जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। इस तंत्र में रुधिर वर्ग के समय के लिए रुधिर नलिकाओं में उपस्थित रहता है। इस तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में उपस्थित रहता है तथा अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में आ जाता है। इसमें रुधिर कम दाब व गति से बहता है। इसमें रुधिर परिसंचरण चक्र कम समय में पूर्ण हो जाता है। जैसे तिलचट्टे में रुधिर परिसंचरण तंत्र केवल 5 से 6 मिनट में पूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी इत्यादि, इनके अंतर्गत जो है खुला परिसंचरण तंत्र आता है।
इसके अलावा हम बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की। तो ये इस तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। इसमें रुधिर अधिक दाब व अधिक गति से बहता है। इसमें पदार्थों का आदान प्रदान ऊतक द्रव द्वारा होता है। उदाहरण के लिए सभी कशेरुकियों में रक्त जो है बंद परिसंचरण तंत्र के द्वारा प्रवाहित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी विलियम हार्वे ने। इसके अलावा अगर हम बात करें मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद व दोहरा क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो 2 भागों से मिलकर बना होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। चलिए आगे इसमें देखते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। हृदय कब आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच में हृदय रेस्ट करता है। हृदय घात के सटीक लक्षण कौन से होते हैं? जी मचलाना, तेज पसीना आना व सोने में तेज धर्म होना। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होते हैं जो उपजती है हृदय में। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय नाड़ी स्पंदन की दर किसके बराबर होती है, तो हृदय स्पंदन की बराबर होती है हृदय नाड़ी स्पंदन की दर। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। 120 को सिस्टोलिक और 80 को डायस्टोलिक कहा जाता है। स्फिग्मोमीटर क्या नापता है, तो रक्तचाप मापक यंत्र, ये ब्लड प्रेशर को नापता है स्फिग्मोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी से किसकी माप होती है, तो हृदय के धड़कन की माप होती है ईसीजी द्वारा। एक व्यक्ति का रक्तदाब 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg किसको इंगित करता है, मरकरी को। Hg यहाँ पर किसका सिंबल है, मरकरी। गति प्रेरक पेस मेकर से के क्या कार्य हैं, तो ये इस हृदय स्पंदन को समन्वित करता है, यह हार्ट बीट को रेगुलेट करता है पेस मेकर। नेक्स्ट बात करते हैं पेस मेकर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे SA नोड्स, यह एक कृत्रिम यंत्र है जो हृदय की असामान्य गति को सामान्य बनाने में काम करता है, तो हार्ट बीट को ये रेगुलेट करता है पेस मेकर। नेक्स्ट रुधिर दाब की माप सर्वप्रथम किसने की, तो जो ब्लड प्रेशर को सबसे पहले नापा था इनका नाम था एस हेल्स। 1773 में घोड़े में मापा था सबसे पहले इन्होंने, एस हेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त प्रवाह से संबंधित सही तथ्य। कटे स्थानों पर रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, ये सही है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों पॉजिटिव की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः यह रक्त स्कंदित हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए आगे अगर हम इसमें बात करें मनुष्य का रक्तदाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष क्या होता है, तो मनुष्य का रक्तदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष अधिक होता है। कौन सा रुधिर वाहिनी और रुधिर को हृदय से शरीर की ओर विभिन्न अंगों तक ले जाता है, तो जो हमारी आर्टरी या धमनियाँ होती हैं ये हमारे शरीर में रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक जो है ले जाते हैं धमनियाँ। शुद्ध व ऑक्सीजनित रुधिर किसमें प्रवाहित होती है, तो जो हमारी धमनियाँ या आर्टरी होती है इसमें हमारा शुद्ध रक्त होता है। इसका एक अपवाद भी होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध या वी ऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली पॉइंट की। तो देखिए इसमें पूछा गया कौन सी रुधिर वाहिनियाँ रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती हैं, तो जो हमारी शिराएँ होती हैं वो क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक ले जाती है। नेक्स्ट इसमें चलिए आगे देखते हैं, इनको हम लोग शिराओं को वेन्स के नाम से जानते हैं। अशुद्ध व कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर किसमें प्रवाहित होता है, तो जो शिराएं या वेन्स होती हैं इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अपवाद होती है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा जो पल्मोनरी वेन होती है इसमें शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व रक्त प्रवाह की गति मापन में प्रयुक्त होता है, तो जो रेडियो सोडियम है ये रक्त प्रवाह की गति को मापन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोधर्मी तत्व और उनका उपयोग। जो रेडियो फास्फोरस है रक्त विकार के इलाज में उपयोगी है, रेडियो आयरन एनीमिया के इलाज में, रेडियो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के इलाज में, और रेडियो पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी के संस्थान के कार्य करता है। मानव में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन एवं हिमाटोक्रिट के कारण जो है रक्त हमारा श्यान होता है, मतलब विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की पतली परत क्या कहलाती है, तो द्रव की पतली परत ऊतक द्रव कहलाती है। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी ब्लड टॉपिक के ऊपर। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।